नागासाकी हिरोशिमा की पहचान क्या है? वो शहर जहां परमाणु हमले हुए। यूक्रेन की पहचान क्या है? वो देश जिसने अमेरिका के दम पर रूस को आंखें दिखाई। अमेरिका, चीन, कनाडा, पाकिस्तान, अफ्रीका, हर देश, हर शहर की पहचान है। लेकिन कश्मीर की पहचान क्या है? उरी है, पुलवामा है, पहलगाम है, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार है, कारगिल है या कश्मीरियन। सीरीज के पहले पार्ट में हमने बताया था कि कैसे ऋषि कश्यप का बसाया ये जमीन का टुकड़ा अलग अलग राजवंशों और सभ्यताओं को समेटता हुआ डोगरा वंश तक पहुंचा। लेकिन अब इसे पाने के लिए पाकिस्तान ऑपरेशन गुलमर्ग करने वाला था, जिसकी भनक नेहरू को थी, लेकिन आखिरी परिणाम पीओके के रूप में सामने आया। मैं कुलभास्कर ओझा आपके लिए कश्मीर और आतंक पर सीरीज लेकर आया हूं। पहले पार्ट में हम बता चुके हैं कैसे कश्मीर बसा और दूसरे पार्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीओके और ऑपरेशन गुलमर्ग। 15 अगस्त 1947 से पहले ही कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश रची जानी शुरू हो चुकी थी। पठान कबायलियों यानी लश्कर की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। जिन्ना ने आदेश दिया और शुरू हो गया ऑपरेशन गुलमर्ग। मई 1947 में ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे की योजना बनानी शुरू कर दी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे 2010 के बाद से पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत कहा जाता है, वहां के मुख्यमंत्री खान अब्दुल कयूम खान पहले से जिन्ना से मिले हुए थे और स्थानीय कबायलियों को धर्म के नाम पर उकसाकर कश्मीर पर हमले के लिए ट्रेनिंग देने की शुरुआत करवा चुके थे। आजादी के 5 दिन बाद ही 20 अगस्त 1947 को ऑपरेशन गुलमर्ग की योजना को जिन्ना से मंजूरी मिल गई। लेकिन इसकी जानकारी मेजर ओएस कलकट को लग गई, जो उस समय खैबर पख्तूनख्वा में ही तैनात थे। उन्होंने नेहरू जी को फौरन जानकारी भी दी, लेकिन नेहरू ने कोई तैयारी नहीं की और अलर्ट को नजरअंदाज किया, जिसकी बहुत बड़ी कीमत भारत आज तक भुगत रहा है। जिन्ना की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान के पहले सेनाध्यक्ष, जो ब्रिटिश सेना का हिस्सा थे और पाकिस्तान के पहले सेनाध्यक्ष बने, एक्शन में आए और सबको चिट्ठी लिखकर एक्टिव कर दिया। पाकिस्तान की इन साजिशों की भनक भले ही दिल्ली को, नेहरू को महसूस ना हो रही हो, लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह को समझ में आने लगा था और वो भारत पाकिस्तान के बीच फंस चुके थे। भारत ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ मदद चाहिए तो भारत में शामिल होना होगा। पाकिस्तान अपने में मिलाने के लिए सेना की मदद से विद्रोह शुरू करवा चुका था। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को सलाह दी थी कि बिना कश्मीर के विलय या समझौते के पाकिस्तान से लड़ाई ठीक नहीं होगी। ये भारत पाकिस्तान युद्ध की शक्ल ले लेगा। इसलिए भारत ने हरि सिंह के साथ कश्मीर समझौते के बाद ही श्रीनगर में सेना भेजी। अक्टूबर में हरि सिंह ने भारत के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने का जैसे ही मन बनाया और दिल्ली संदेश भेजा, 26 अक्टूबर को समझौते की तारीख भी तय हो गई। जिन्ना को यह सब इतना नागवार गुजरा, उन्होंने फौरन अपनी सेना को इशारा किया और सेना ने जम्मू कश्मीर में 22 अक्टूबर 1947 को ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू कर दिया। लगभग 20,000 पठान कबायलियों और पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिकों ने मुजफ्फराबाद पर हमला कर दिया। इस ऑपरेशन के पीछे पाकिस्तान के 4 मुख्य चेहरे थे। मेजर जनरल अकबर खान, जो ऑपरेशन गुलमर्ग के मुख्य योजनाकार थे। अपनी किताब रेडर्स इन कश्मीर में इस ऑपरेशन की उन्होंने खुलकर चर्चा की है और जिन्ना को साजिश की जानकारी का उल्लेख भी किया है। विभाजन के बाद कश्मीर में जो संकट उत्पन्न हुआ, उसकी साजिश और रूपरेखा लाहौर और पिंडी में तैयार की गई थी।
जिसमें उस समय के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की पूर्ण सहमति और मौन स्वीकृति थी। सरदार शौकत हयात खान मुस्लिम लीग के नेता और जिन्ना के करीबी सहयोगी, जिन्हें ऑपरेशन का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, उन्होंने अपनी पुस्तक द नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल में इसकी पुष्टि खुद ही की है। उन्होंने लिखा है कि मुझे कश्मीर ऑपरेशन का सुपरवाइजर नियुक्त किया गया था। इस ऑपरेशन के लिए वित्त मंत्री गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तानी खजाने से 3 लाख रुपए दिए थे। खान अब्दुल कयूम खान तब के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और आज के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस साजिश को जन विद्रोह की शक्ल देने की नाकाम कोशिश की और हमले के लिए पठान कबायलियों को इकट्ठा किया। उन्हें रावलपिंडी, सरगोधा और अबोटाबाद जैसे शहरों में प्रशिक्षित किया। पठान कबायलियों को आम बोलचाल में लश्कर कहा जाता है। इसी सीरीज में आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि कैसे आगे चलकर यही कबायली लश्कर तैयबा बनाते हैं। खैर, अब बारी है इस ऑपरेशन के सबसे अहम किरदार मोहम्मद अली जिन्ना की। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, जिन्होंने ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। बाद में शौकत हयात खान और NWFP के गवर्नर जॉर्ज कनिंघम ने इसकी पुष्टि भी की थी कि जिन्ना को इस साजिश की पूरी जानकारी थी। 26 अक्टूबर को भारत कश्मीर के बीच समझौता हुआ और उससे ठीक 2 दिन पहले 24 अक्टूबर को हमलावरों ने मुजफ्फराबाद, उरी और बारामूला पर कब्जा कर लिया। बारामूला में लूटपाट और नरसंहार हुआ, जिसमें गैर मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाया गया। फिर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद भारतीय सेना श्रीनगर में उतरी। 7 से 8 नवंबर 1947 को भारतीय सेना ने शालटेंग की लड़ाई में हमलावरों को हराया और श्रीनगर को सुरक्षित किया। भारतीय सेना अपने रौद्र रूप में आ चुकी थी। लाहौर तक घुस जाने का जोश हर जवान के अंदर था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो कश्मीर को हमेशा के लिए एक विवादित इलाका बनाकर छोड़ देता। 22 अक्टूबर तक पाकिस्तानी समर्थित कबायलियों ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया था। 24 अक्टूबर 1947 को विद्रोहियों ने आजाद जम्मू और कश्मीर की अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी, जिसका नेतृत्व सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने किया था। नवंबर में गिलगित स्काउट्स ने डोगरा शासन के खिलाफ विद्रोह किया और गिलगित क्षेत्र को पाकिस्तान के नियंत्रण में सौंप दिया। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ। 1949 के कराची समझौते के तहत नियंत्रण रेखा यानी कि LOC अस्तित्व में आई, जिसने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। भारतीय सेना ने नवंबर 1947 तक श्रीनगर, बारामूला और उरी को सुरक्षित कर लिया था और POK के कुछ हिस्सों को वापस लेने की स्थिति में आ चुकी थी। हालांकि नेहरू ने 1948 में युद्ध विराम स्वीकार कर लिया, जिससे POK पाकिस्तान के नियंत्रण में रहा। लेकिन क्या यही एक गलती नेहरू ने की थी? शायद नहीं। तो क्या क्या गलत हुआ जिसकी वजह से POK नेहरू ने 1948 में कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप संकल्प 47 पारित हुआ। इस संकल्प में पाकिस्तान से अपनी सेना हटाने और जनमत संग्रह की बात कही गई, लेकिन पाकिस्तान ने इसका पालन नहीं किया। नेहरू के इस कदम ने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, जिससे भारत की स्थिति कमजोर हुई। वरिष्ठ लेखक KN पंडित ने अपनी किताब 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स में लिखा है कि चूंकि युद्ध विराम के कारण राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया था, इसलिए नेहरू इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। नेहरू ने यह तब किया जब उनके पास सबूत थे कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की सोची समझी चाल थी। नेहरू ने जैसे ही इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाया, दुनिया को इसमें झांकने का मौका मिल गया। KN पंडित ने उस पर भी लिखा कि कैसे पाकिस्तान की साजिशों के बावजूद नेहरू की वजह से इस मुद्दे पर दुनिया की घुसपैठ ने इसको विवादित बना दिया। एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, जिससे कश्मीर मुद्दे का स्वरूप बदल गया। केवल नेहरू की इतनी ही गलती नहीं थी। मेजर OS कलकट ने 18 अक्टूबर 1947 को नई दिल्ली में ऑपरेशन गुलमर्ग की जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्रालय और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी बात पर
संदेह किया। बाद में नेहरू ने उनकी जानकारी की पुष्टि की थी, लेकिन तब तक हमला शुरू हो चुका था। अगर भारत ने पहले से सैन्य तैयारियां की होती तो शायद पीओके के निर्माण को रोका जा सकता था। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को सैनिकों को श्रीनगर भेजा, लेकिन शुरुआती दिनों में सैन्य संसाधनों की कमी थी, जिससे हमले को बढ़ने से रोका नहीं जा सका। अगर भारत ने पहले ही उस इलाके में सेना बढ़ा दी होती तो मुजफ्फराबाद और अन्य इलाकों पर कब्जा रोका जा सकता था। हालांकि इसके पीछे एक तर्क ये दिया जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू सरकार को सलाह दी थी कि अगर बिना कश्मीर से समझौते के भारत सेना भेजता है तो परिणाम खतरनाक हो सकते हैं और पाकिस्तान से युद्ध इसका अंजाम हो सकता है। इसीलिए 26 अक्टूबर को विलय के बाद ही भारत ने कश्मीर में अपनी सेना भेजी। लेकिन सेना के लेफ्टिनेंट जनरल का मानना कुछ और था। लेफ्टिनेंट जनरल के नंद ने अपनी किताब वॉर विद नो गेन्स में लिखा है कि सबसे तात्कालिक आवश्यकता ये थी कि कश्मीर सरकार द्वारा पहले से ही मांगे गए हथियारों और गोला बारूद को वहां पहुंचाया जाए, जिससे श्रीनगर में स्थानीय लोगों को हमलावरों के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिल सके। यानी देश चाहता था कश्मीर पर हमला नहीं होना चाहिए था, हो गया था। पीओके नहीं बनना चाहिए था, दुनिया को उसमें बोलने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन ये सब हुआ क्योंकि नेहरू कुछ और चाहते थे या वो हालात का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। खैर, पीओके बना, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 78,114 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण वाला कश्मीर कहलाता है, जो 13,297 वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान है, जो 64,817 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पाकिस्तान की ओर से कश्मीर को अर्ध स्वायत्त दर्जा प्राप्त है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण पाकिस्तान के पास है। गिलगित बाल्टिस्तान को 2009 में सीमित स्वायत्तता मिली, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा देने की पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो पाई। जिन्ना की सोच ने रंग दिखा दिया। पाकिस्तान को मिर्ची लगनी शुरू हो चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर कश्मीर पर कब्जे के लिए बेचैन था। जिन्ना ने कश्मीर के भारत में विलय को धोखेबाजी और हिंसा से हासिल राज्य बताया और फौरन पाकिस्तानी सेना को कश्मीर में भेजने का आदेश दिया, लेकिन ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल ऑचिन लेक ने इसे रोक दिया, क्योंकि दोनों सेनाएं अभी संयुक्त कमांड के अधीन थीं। सितंबर 1947 में लाहौर में गुप्त बैठक में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने कश्मीर पर कब्जे की योजना को मंजूरी दे दी थी। 27 अक्टूबर 1947 को विलय के बाद नई सैन्य रणनीति पर चर्चा कर एक नई योजना भी तैयार कर ली थी, लेकिन भारतीय सेना की जाबाजी और शेख अब्दुल्ला जैसे नेताओं के सहयोग से कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहा। लेकिन कुछ गलतियों से पीओके बन चुका था, जो आज भी है, और गले में फंसी उस हड्डी की तरह हो चुका है जिसे निगलते बन नहीं रहा और उगलना मंजूर नहीं। इसलिए हर इतिहासकार और लेखक की सोच इसके लिए अलग अलग है। द वाजपेयी ईयर्स में एस दौलत लिखते हैं कि पीओके पर पाकिस्तान का नियंत्रण हमेशा रणनीतिक गहराई और भारत के खिलाफ लाभ उठाने के बारे में रहा है। चीन की बढ़ती उपस्थिति ने संघर्ष में एक नया आयाम जोड़ा है। जनरल एनसी विज ने अपनी किताब कश्मीर पहेली में लिखा है कि पीओके एक ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जहां पाकिस्तान का प्रशासनिक नियंत्रण वास्तविक स्वायत्तता की कमी को छुपाता है। वहीं एमजे अकबर ने अपनी किताब कश्मीर घाटी के पीछे में लिखा है कि कश्मीर की त्रासदी सिर्फ इसके विभाजन में नहीं है, बल्कि रणनीतिक लाभ के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा अपने लोगों की आकांक्षाओं के साथ छेड़छाड़ करना है। ऑपरेशन गुलमर्ग ने कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया, एक पाकिस्तान के पास रह गया और एक भारत के पास। इतिहास में हुई एक भूल जो दशकों से सूल बनकर चुभ रही है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। एक गलती जिसका परिणाम कभी उरी होता है, कभी पुलवामा होता है, कभी पहलगाम होता है, जिसका परिणाम दर्द है, गुस्सा है, नफरत है और मायूसी। लेकिन 1947 को साजिश की पहली शुरुआत। इस चिंगारी को पाकिस्तान के कायदे आजम ने जो हवा दी,
उसका जिक्र उनके ही सेना के अधिकारी अकबर खान ने किया था कि जिन्ना के लिए दो राष्ट्र के सिद्धांत को पूरा करने के लिए कश्मीर बहुत जरूरी है और उस कश्मीर के लिए पाकिस्तान आतंक को पालना शुरू कर चुका था। जिन पठान कबायलियों के दम पर उसने ऑपरेशन गुलमर्ग किया, अब वो नया संगठन लश्कर-ए-तैयबा बनकर कश्मीर में घुसने को तैयार था। पीओके उनके आतंकी मंसूबों के लिए एक मुफीद ठिकाना बन चुका था। क्या होने वाला था अब पीओके और कश्मीर में, देखिए हमारी सीरीज के अगले पार्ट में।